गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको फिर से कैपेसिटर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बाकी हैं, जैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ बोर्ड लेवल के आपको डेरिवेशंस दिए जाएंगे और कुछ जे एडवांस लेवल के जो डेरिवेशंस होंगे वो आपको वॉल्यूम 2 में बाद में कराए जाएंगे। सो आप आज फिर से सीरियस रहोगे, फोकस रहोगे, कंसंट्रेट रहोगे, आपको समझ में आएगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, फिर आज भी आप एंजॉय करोगे। डाइलेक्ट्रिक फील्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बच्चों, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में होता क्या है? कंडक्टिंग सेल होता है, सिलिंड्रिकल सेल। एक इनर सिलिंड्रिकल सेल होगा, एक आउटर सिलिंड्रिकल सेल होगा। वॉल थिकनेस वेरी स्मॉल होगी। दोनों के बीच में जो गैप होगा, अभी वो एयर फील्ड है। अगर इसमें डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाए तो डायलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फिलहाल मैंने हेडिंग में लिखा डायलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें माना गया है कि इस गैप में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है। आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें भरा हुआ है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इनर रेडियस स्मॉल a, outer radius small b, and length of the cells capital L, and both cells are coaxial, axis common है, and these are two thin conducting cylindrical cells. बच्चों, इसमें assumption होता है कि कैपिटल L must be very much greater than A, कैपिटल L must be very much greater than कैपिटल B। इसका मतलब ये हुआ K और B स्मॉल होते हैं, कैपिटल L लार्ज होता है, दोनों के बीच का गैप नेग्लिजिबल होता है। बच्चों, नेग्लिजिबल गैप रखने से फ़ायदा ये होता है कि जब दोनों सेल के बीच में बैटरी लगा के चार्ज करोगे, एक सेल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से दोनों इनर सरफेस पे आ जाएंगे, आमने सामने इनर सरफेस पर आ जाएंगे, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो होगा। यहाँ भी कोई चार्ज नहीं होगा। आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनर स्पेस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी गैप में होगा और सारी की सारी एनर्जी स्टोर इसी गैप में होगी, इसलिए इस गैप को स्मॉल रखना ज़रूरी है। कैपिटल एल को वेरी लार्ज रखा जाता है और इस गैप को नेग्लिजिबल रखा जाता है। रेडियस ए और बी को वेरी स्मॉल रखा जाता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, डिराइव करने पर इसमें दोनों सेल के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है, जब भी हम लोग किसी सिस्टम का कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं तो बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स और बिटवीन टू मेटल प्लेट्स डिफाइन करते हैं। इनर सिलेंडर एक मेटल प्लेट हुआ, आउटर सिलेंडर एक दूसरा मेटल प्लेट हुआ, और दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा डिराइव करने पर इस फार्मूले से गवर्न होगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL अपॉन लॉग B अपॉन A। एल का बेस स्मॉल ई होता है, अंडरस्टूड है। where A for radius of inner cylindrical cell, B for radius of outer cylindrical cell, and L for length of the cylinders. K is dielectric constant of the medium between two cylindrical cells. और डायग्राम जो बना है इसमें ये माना गया है कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग बैटरी बिटवीन टू सिलिंड्रिकल सेल्स। प्यारे बच्चों, इस फार्मूले का डेरिवेशन मैं आपको वॉल्यूम 2 में देने वाला हूँ। अभी आप फार्मूले से काम चलाइए। तो मैंने डिस्क्राइब किया और आपको ये फार्मूला बताया। नेक्स्ट केस देखो। नाउ नेक्स्ट वन इज एयर फील्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। फॉर द एयर फील्ड कैपेसिटर, put K equals 1 in the above formula. So here K equals 1
So formula becomes now 2 pi epsilon और टेल अपॉन log b by a। बच्चों ln का बेस स्मॉल ई होता है। a फॉर रेडियस ऑफ इनर सिलिंड्रिकल सेल, b फॉर रेडियस ऑफ आउटर सिलिंड्रिकल सेल, एल इज लेंथ ऑफ बोथ सिलेंडर्स। डायग्राम जो बना है इसमें माना गया है कि कैपेसिटर इज चार्ज बाई कनेक्टिंग बैटरी विथ टू सिलिंड्रिकल सेल्स। तो बच्चों मान लिया कि अंदर वाले सेल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो बाहर वाले पर इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव आता है, और ये दोनों आमने सामने इनर सरफेस पे देखे जाते हैं, इसीलिए इस गैप को स्मॉल रखते हैं। गैप स्मॉल होगा तो अट्रैक्शन लार्ज होगा, और लार्ज अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी गैप में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन रेडियल होती है, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव से इमर्ज होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव से इमर्ज होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, और सारी की सारी एनर्जी इसी गैप में स्टोर होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिलिंड्रिकल सेल के फार्मूले सिखाए। नाउ नेक्स्ट वन इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। प्यारे बच्चों, ये सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है। ये सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। अगर इसको आप चार्ज देते हो तो चार्ज आउटर सरफेस पे रुकता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इनर वॉल्यूम में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सपोज इसका रेडियस है स्मॉल ए। बच्चों, इसको चार्ज कैसे करोगे? ये तो एक ही कंडक्टर हुआ। बैटरी यूज़ करने के लिए दो कंडक्टर चाहिए। मैं मेथड आपको सिखा रहा हूँ। कंडक्टर इज चार्ज बाई कनेक्टिंग बैटरी बिटवीन कंडक्टर एंड द अर्थ। बच्चों, करते क्या है कि एक बैटरी लेते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को कंडक्टर से जोड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ से जोड़ते हैं, अर्थ मीन्स ग्राउंडिंग करते हैं। एंड अर्थ इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, ये जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड को ट्रांसफ़र कर देगा। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन पुल करके ग्राउंड को ट्रांसफ़र कर देगी, तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की डेपोजिट हो जाएगी और नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पे सिग्मा कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। इस तरह से ये चार्ज हो गया और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप गॉस थ्योरम लगाते हो, आउटर स्पेस में कंसेंट्रिक गॉसियन स्फीयर लेते हो, तो बाउंड चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो बच्चों, होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से इनिशिएट होगा, जनरेट होगा और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंशन सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, रेडियल होगा, हर डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगा। गॉट इट? और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होएगी, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। तो प्यारे बच्चों, इस कैपेसिटर कहलाने के लिए दो मेटल प्लेट होना ज़रूरी है, लेकिन ये जो सरफेस है कंडक्टिंग सरफेस, ये तो पॉजिटिव प्लेट कहलाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगा। तो हाइपोथेटिकली एज्यूम करा जाता है कि इनफाइनाइट रेडियस का एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सेल होगा, स्फेरिकल सेल होगा, सॉरी, इनफाइनाइट रेडियस का एक इमेजिनरी स्फेरिकल सेल होगा, दोनों का सेंटर कॉमन होगा और उसको नेगेटिव प्लेट कहा जाएगा और इसको पॉजिटिव प्लेट कहा जाएगा। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एनर्जी स्टोर होगी।
तो इसका कैपेसिटेंस जब निकाला जाएगा तो लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मगर प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस हमेशा दो मेटल प्लेट के बीच में ही डिफाइंड है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि माना ये जाएगा कि ये तुम्हारा इनर शेल है या इनर कंडक्टर है और इनफाइनाइट रेडियस का एक आउटर कंडक्टर होगा, उसका रेडियस इन्फिनिटी माना जाएगा। तो दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करने पर फार्मूला आता है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, वेयर ए इज आउटर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। देखो, एंड कंडक्टर इज चार्ज बाई कनेक्टिंग बैटरी बिटवीन द कंडक्टर एंड द अर्थ। समझा दिया हूँ। मैं आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन जरूर बताना चाहूँगा क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है। Since for the two cells with air filled gap, we know the capacitance formula 4 pi epsilon naught AB upon B minus A। बच्चों AB को डिनोमिनेटर में ले आओ, AB को डिनोमिनेटर में ला के डिवाइड करो, यहाँ मिलेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ए इज रेडियस ऑफ इनर सेल, बी इज रेडियस ऑफ आउटर सेल। प्यारे बच्चों अभी अभी बताया हूँ कि यहाँ माना गया है कि जो बी है वो इन्फिनिटी है, आई मीन जो आउटर सेल है उसका रेडियस बी इन्फिनिटी है, ऐसा माना गया, सपोज किया गया है। इस फार्मूले में बी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये सेकेंड टर्म ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा 1 बाई ए पलट के ऊपर जाएगा, सी की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, आई मीन सी इक्वल्स व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो फार्मूला डिराइव हो गया। Capacitance of a parallel plate capacitor with thin dielectric slab between the plates। बच्चों सबसे पहले आप डायग्राम समझ लो, फिर मैं आपको डेरिवेशन समझाता हूँ। ये है कंडक्टिंग प्लेट, पैरेलल प्लेट, ये लेफ्ट प्लेट हुआ, ये राइट प्लेट हुआ। दीज आर कंडक्टिंग, आई मीन दे आर मेड ऑफ मेटल, इज इट। उसके बाद प्यारे बच्चों इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पतली सी स्लैब रखी गई है, इसका थिकनेस टी एंड सेपरेशन बिटवीन टू कनेक्टिंग प्लेट्स इज डी। Now suppose this gap is x1, this gap is x2। दोनों प्लेट के बीच में अगर बैटरी कनेक्ट करी जाए तो बैटरी का रोल है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट करवाती है। तो माना कि इस पे प्लस क्यू आ गया और इस पे माइनस क्यू आ गया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फ्री स्पेस में नॉट होगा, यहाँ फ्री स्पेस में नॉट होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। क्यों होता है उसका डेरिवेशन थोड़ी देर में देने वाला हूँ। रिड्यूस होकर कैपिटल ई हो गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिखा है। तो डेफिनेशन है बच्चों, डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है दैट बिकम्स सी नॉट बाई के। जब ये स्लैब यहाँ नहीं थी तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, आई मीन वही जाओ फ्री स्पेस में था। लेकिन स्लैब रखने के बाद वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, के इज ऑलवेज मोर देन 1, so electric field reduces k times and becomes C naught by k। तो बच्चों ये बन गया आपका कैपेसिटर। अभी मैं इसका डेरिवेशन सिखाने वाला हूँ। डिराइव करने पर दोनों मेटल प्लेट के बीच में इसका जो कैपेसिटेंस आता है डिराइव करने पर वो इसी फार्मूले से गवर्न होता है। एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए over d minus t plus t by k, where capital A is area of each metal plate and dielectric slab। प्यारे बच्चों इसमें माना यह गया है कि मेटल प्लेट का एरिया कैपिटल ए है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी जो
ओवरलैपिंग एरिया है वो कैपिटल ए है, सेम एरिया होना चाहिए तभी ये फार्मूला काम करेगा। डी को बोला गया डी गैप बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, टी फॉर थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब, के फॉर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। बच्चों ये फार्मूला जो डिराइव किया जाएगा इसमें x1 x2 कहीं नहीं आता, वो कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब ये जो कैपेसिटेंस का फार्मूला बना है ये फार्मूला ना ही x1 पे डिपेंड करता है और ना ही x2 पे डिपेंड करता है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि स्लैब को थोड़ा बाईं तरफ सरका दो तब भी वही फार्मूला, राइट साइड में खिसका दो तब भी वही फार्मूला, स्लैब को इसमें टच करा दो तब भी वही फार्मूला, स्लैब को नेगेटिव प्लेट में टच करा दो तब भी वही फार्मूला। फार्मूला सेम रहेगा, x1 x2 पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एक ज़रूरी बात है कि मेटल प्लेट्स वर्टिकल हैं तो ये जो स्लैब है इसको भी वर्टिकल होना ज़रूरी है, और ये जो आमने सामने ओवरलैपिंग एरिया है ये भी कैपिटल ए के बराबर होना ज़रूरी है। ये टोटल एरिया और ये टोटल एरिया कैपिटल ए होना ज़रूरी है, लेकिन x1 x2 की वैल्यू पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों मैंने पहले आपको फार्मूला समझाया, अब मैं इसका डेरिवेशन आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए डेरिवेशन कैसे होगा। जैसा कि मैं आपको पिछले एपिसोड में सिखाया हूँ, कहा जाता है कि जो मेटल प्लेट्स हैं ये लार्ज होती हैं और इनके बीच का जो गैप डी होता है ये वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोला जा सकता है, इसको भी इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोला जा सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आता है, टी नॉट भी यूनिफॉर्म होगा और स्लैब के अंदर जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है आइडियल कंडीशन में इसको भी यूनिफॉर्म मानते हैं, बट रियल कंडीशन में यूनिफॉर्म नहीं होता, लाइंस कर्विलिनियर हो जाती है। इन आइडियल कंडीशन में इसको भी यूनिफॉर्म मान लिया जाता है। तो बच्चों अगर आइडियल कंडीशन लिया जाए तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ परपेंडिकुलर प्लेन, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ परपेंडिकुलर प्लेन, और ये भी हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर प्लेन, और ये भी हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर प्लेन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइटवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, सारी लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई। प्यारे बच्चों अब ये मैं मान के चलता हूँ कि इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V प्लस, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V माइनस, और इसके लेफ्ट फेस का पोटेंशियल V1 और राइट फेस का पोटेंशियल V2, ऐसा मान लेता हूँ। V प्लस, V1, V2, V माइनस, मैंने ये जो 4 सरफेस यहाँ दिखा है, सरफेस 1, 2, 3, 4, ये मैंने पोटेंशियल एज्यूम कर लिया। उसके बाद बच्चों इसका डेरिवेशन कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। याद रखना कि एज पर आइडियल कंडीशन ई नॉट को इस गैप में यूनिफॉर्म माना गया है, उसकी सारी लाइंस हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड होंगी। कैपिटल ई को इस गैप में हॉरिजॉन्टल माना गया है, सारी लाइंस पैरेलल होंगी राइटवर्ड। ई नॉट को इस गैप में, ये फ्री स्पेस है तो फिर से ई नॉट हुआ, यूनिफॉर्म माना गया, डायरेक्शन राइटवर्ड। तो आइडियल कंडीशन लेकर चल रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान के चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों जो ई नॉट होगा फ्री स्पेस में वो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से होगा। पिछले एपिसोड में डेरिवेशन दिया था, ई नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान कैपिटल ए होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए होगा, और डायलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो जहाँ ज़रूरत होगी इसको लिख लूँगा ई नॉट बाई के। फिर मैंने आपको एक डेरिवेशन दिया था कि जब किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है
तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E इंटू डी होता है। E की वैल्यू V बाई डी होता है और V की वैल्यू E इंटू डी होता है, और V का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। प्यारे बच्चों, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जरा इसको समझ लो। इस सरफेस का पोटेंशियल है V प्लस और इस सरफेस का पोटेंशियल है V1। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट into the gap between these two parallel surfaces, I mean x1। T नॉट को x1 में मल्टीप्लाई करने से आपको V प्लस माइनस V1 की वैल्यू मिल जाएगी। वही लिखा हुआ है, वही लिखा है, V प्लस माइनस V1 इक्वल्स E नॉट इंटू x1 से इक्वेशन 1। ड्यू टू सेम रीजन V1 माइनस V2, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल लेना होगा। V1 माइनस V2 इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस कैपिटल E इंटू गैप बिटवीन टू सरफेसेस T। देखो बच्चों, V1 माइनस V2 E इंटू T, बट इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट बाई K, so you must say this is E naught by K into T. Say equation number 2. Similarly, in the last gap, here we want to write V2 minus V minus, V2 minus V minus. It should be equal to what? E naught into x2 as per that rule. So making third equation, V2 minus V minus equals E naught into x2. This is third equation. प्यारे बच्चों, तीन इक्वेशन बनाने के बाद अगर इनको सम किया जाए तो माइनस V1 प्लस V1 कैंसिल आउट, माइनस V2 प्लस V2 कैंसिल आउट। On left side you have V plus, on right side so you have V plus minus V minus, V1 V1 cancels, V2 V2 cancels, so you have V plus minus V minus। प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड से E नॉट की वैल्यू कॉमन आएगी, उसको कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x1 प्लस T बाई K प्लस x2 by adding 1, 2 and 3। Now x1 and x2 group together। E नॉट का फॉर्मूला ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो, पिछले एपिसोड में डेरिवेशन सिखाया हूँ। इट शुड बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, लिख डाला, ग्रुप किया। प्यारे बच्चों, x1 प्लस x2 का मतलब क्या हुआ, विड्थ ऑफ एयर गैप। सो विड्थ ऑफ एयर गैप डायग्राम देखो, तुम्हें देख कर लगता होगा कि x1 प्लस x2 की वैल्यू d माइनस टी होना चाहिए, d माइनस टी, इज इट? सो x1 प्लस x2 replaced by d minus t, then one more term t by k, और इसका हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट डिनोटेड बाय सिंबल V। गॉट इट? नाउ V इक्वल्स q ओवर एप्सिलॉन नॉट a into d minus t plus t by k। Then you should find q by V, and you know q by V is called C for the given system। So capacitance between two metal plates, this is nothing but q by V। You know this definition। तो q by V की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ से V को q के नीचे ले आओ, एप्सिलॉन नॉट ए को इधर न्यूमरेटर में लाओ और इस पूरी क्वांटिटी को इधर डिनोमिनेटर में ले आओ। बच्चों q by V की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। हेंस प्रूव्ड। देखा कितनी आसानी से डिराइव हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो,
Capacitance of a parallel plate capacitor with thin metal slab between the plates. बच्चों अभी अभी आपने thin dielectric slab between two metal plates के लिए कैपेसिटेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स का फार्मूला डिराइव किया है, अभी अभी किया है। इसमें टी क्या था? थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब। के क्या था? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। लेकिन बच्चों अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब की जगह पे मेटल स्लैब फिलअप कर दी जाए तो देखो क्या होगा। अगर ये मेटल की बनी हुई स्लैब होगी तो पहले बता चुका हूँ कि इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, और डायलेक्ट्रिक मीडियम में ये फार्मूला आपको सिखा चुका हूँ, ई नॉट बाई के। ई नॉट तो एक यूनिक क्वांटिटी होगा जो फ्री स्पेस में होता है। अगर ये मेटल प्लेट ना होती, यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्री स्पेस होता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर ही होता। तो जब कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया जाता है टी की वैल्यू ई नॉट बाई के आता है। टी नॉट तो यूनिक होगा बच्चों, लेकिन के तो इन्फिनिटी होगा, तो रेशियो जीरो आएगा। आई मीन इस मेटल स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। इज इट? ध्यान से समझना, जीरो आएगा। नाउ सपोज थिकनेस इज टी, दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज डी। तो करना क्या है बच्चों, ये जो फार्मूला डिराइव करे हो इसमें सिर्फ के की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, बाकी सब जस का तस रिपीट कर दो, के को इन्फिनिटी रख दो। तो के को इन्फिनिटी रखने के बाद देखो ऐसे आएगा, टी बाय इन्फिनिटी जीरो एंड वी हैव एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। इज इट? प्यारे बच्चों, ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1, और मैं इसका राइटअप अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब ये बुक पब्लिश होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, तो ये आप अपने टेबल पे परचेज करके रख सकते हो रिवीजन के लिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसका राइटअप यूनिक बनाने के लिए। ये सारे पेजेस इसी तरह से लिखे जा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ थिक मेटल स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों इसमें क्या है कि सोन बाय रेड कलर ये मेटल की प्लेट है और ये सेकेंड मेटल की प्लेट है। इस पूरे गैप में मेटल की प्लेट भर दिया गया, पूरे गैप में मेटल की प्लेट भर दिया गया। इज इट? तो मेटल की प्लेट का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले से जीरो आएगा। बच्चों आपको करना ये है कि अब इसमें क्या होगा कि जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है वो टी के बराबर हो गया है। वैसे ऊपर जो फार्मूला आपने बनाया है, अगर मेटल स्लैब पतली होती तो सी का ये फार्मूला अभी अभी आपने डिराइव किया है। फ़र्क क्या है कि स्लैब तभी भी मेटल की है, लेकिन जो थिकनेस उसका है वो टी के इक्वल हो चुका है। तो यूजिंग द सेम फार्मूला now you must put d equals t, since d approximately equal to t, not exactly equal बच्चों, t की वैल्यू थोड़ा कम तो रखना पड़ेगा तभी तो इंसर्ट कर पाओगे। इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मानो, तो जब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा तो डिफरेंस टेंस टू जीरो होगा और c की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों मेटल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस बच्चों इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी कैपेसिटेंस होने का मतलब इसमें आप चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे, एनर्जी स्टोर नहीं कर पाओगे। दोनों मेटल की प्लेट के बीच में बैटरी लगा दोगे तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करेगी, करंट कंटिन्यूस फ्लो करेगी, चार्ज यहाँ नहीं रुकेगा, चार्ज यहाँ नहीं रुकेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होगा, करंट लगातार इसमें फ्लो करती रहेगी। आई मीन स्टैटिक चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा, स्टैटिक चार्ज यहाँ में क्रिएट नहीं हो पाएगा, लेकिन लगातार इसमें करंट फ्लो करती रहेगी। इन्फिनिटी कैपेसिटी का यही मतलब होता है। Now capacitance of a parallel plate capacitor with several thin dielectric slabs in series between the plates with some air gap। देखो बच्चों पहले डायग्राम समझो। shown by रेड कलर ये मेटल प्लेट, ये दूसरी मेटल प्लेट, और बच्चों इसमें वर्टिकल थिन डायलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई है साइड बाय साइड, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट स्लैब है इसका थिकनेस T1, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। सेकेंड स्लैब shown by green color, its thickness is T2 and dielectric constant K2। Third slab shown by blue color, its thickness is T3 and dielectric constant K3। This air gap is x1, second air gap is x2 and the distance between two metal plates is d। Got it? दोनों मेटल प्लेट के बीच में मैंने बैटरी लगाई होगी और चार्ज किया होगा, तो एक पे प्लस क्यू आके डिपॉजिट होगा और एक पर माइनस क्यू। प्यारे बच्चों कई बार बता चुका हूँ कि इस प्लेट को लार्ज रखते हैं, गैप को स्मॉल रखते हैं। ये स्केल में डायग्राम नहीं है। जो डी है मिलीमीटर का ऑर्डर का होता है और जो प्लेट का डायमेंशन है ये 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होता है और ये मिलीमीटर का ऑर्डर का होता है। तो ये स्केल में नहीं बना है बच्चों, ये गैप सचमुच वेरी स्मॉल रखा जाता है। वेरी स्मॉल रखने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव में लार्ज अट्रैक्शन होगा और ये दोनों इनर सरफेस पे आके रुकेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी गैप में होगा। आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एनर्जी वेस्ट ना हो पाएगी, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी गैप में क्रिएट करवाया जाता है। तो प्यारे बच्चों जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन्हीं दोनों चार्ज की वजह से होगा। तो फ्री स्पेस में तो ई नॉट होगा, आपको कई बार बताया जा चुका है, लेकिन डायलेक्ट्रिक मीडियम ई बाई के फार्मूला होता है, ई नॉट बाई के। आई मीन E1 इक्वल्स ई नॉट बाई K1, E2 इक्वल्स ई नॉट बाई K2, E3 equals E naught by K3 and E naught equals Q upon epsilon naught E। Is it? Got it? तो बच्चों मैंने E1, E2, E3 का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। अब मैं कैपेसिटेंस का डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। पिछली बार की तरह आइडियल कंडीशन मानोगे, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानोगे, लाइंस को हॉरिजॉन्टल मानोगे, डायरेक्शन राइटवर्ड मानोगे, तो सारे जो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं they can be known as equipotential surface। Now suppose potential at this plate is V plus, potential at this plate is V minus, potential at this surface V1, potential at this interface V2, potential at this interface V3, potential at this surface V4, thicknesses T1, T2, T3, this gap is x1, this gap is x2 and this total gap is d। Got it? बच्चे पिछले डेरिवेशन की तरह ये भी डिराइव होगा। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में यूनिफॉर्म होता है तो उसका फॉर्मूला V/D लिखा जाता है, और अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो फिर माइनस dV/dx फार्मूला यूज होता। तो ये डेरिवेशन में आपको पिछले एपिसोड में दे चुका हूँ और V की वैल्यू इंटू डी होएगा। V को कहा गया मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स which are perpendicular to the given uniform electric field and D is separation between the two parallel planes। Got it? तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंटू डी फार्मूला यूज करूँगा।
तो पहले मैं इस डिफरेंस के लिए ए इंटू डी यूज करूँगा, फिर यहाँ डिफरेंस लूँगा, फिर यहाँ लूँगा, फिर यहाँ लूँगा डिफरेंस, फिर यहाँ लूँगा। बच्चों जो इक्वेशन बनाऊँगा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। v प्लस माइनस v1, it should be a naught into x1. Now v1 minus v2, it should be e1 into t1. Then v2 minus v3, it should be e2 into t2. v3 minus v4, it should be e3 into t3. v4 minus v minus, it should be e0 into x2. बच्चों ये जो मैं अभी आपको समझाया, अब इसको मैं राइट करके दिखा रहा हूँ। ई नॉट की वैल्यू आपको कई बार बता चुका हूँ। ई नॉट इज बिकॉज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू between two metal plates in free space, and this is sigma upon epsilon naught. Sigma is q by a. Is it? अभी ऊपर जो एक्सप्लेन किया हूँ वो लिख के दिखा रहा हूँ। So this difference is E naught into x1. E1 minus v2 is E1 t1, and E1 is E naught by k1. v2 minus v3 is E2 t2, and E2 is E naught by k2. v3 minus v4, E3 into t3, and E3 is E naught by k3. v4 minus v minus is E naught into x2. So these are 5 equations. प्यारे बच्चों में 5 इक्वेशन को सम करो। सम करोगे तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, माइनस v3 प्लस v3 कैंसिल होगा, माइनस v4 प्लस v4 कैंसिल होगा। क्या क्या बचेगा? एक v प्लस बचेगा, एक v माइनस बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस बचेगा। राइट हैंड साइड से ई नॉट कॉमन आएगा। बच्चे ई नॉट कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में यहाँ से आएगा x1, यहाँ से आएगा t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2 प्लस t3 बाई k3 एंड प्लस x2। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में जो कुछ भी मिलेगा वो लिख डाला। By adding these 5 equations, and you very well know that this difference is magnitude of potential difference between two metal plates written as V, and E naught is Q upon epsilon naught A. x1 and x2 grouped together. These 3 terms are written aside. प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आता होगा ये टोटल विड्थ ऑफ एयर गैप होगा और इसकी वैल्यू d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 लिखा जा सकता है। सोचो, लिख दिया, इसको रिपीट किया, इसको रिपीट किया, और तुम्हें बता चुका हूँ कि c की वैल्यू q बाई वी होता है बाय डेफिनेशन। q बाई वी क्रिएट किया, इसको इधर ले आया न्यूमरेटर में, इस पूरे को लाया डिनोमिनेटर में। q बाई वी की वैल्यू इतनी आने वाली है, एंड दिस इज नथिंग बट c। प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन मैंने 3 स्लैब के लिए किया है। अगर मैं n स्लैब फॉर डिफरेंट थिकनेस ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ ब्रैकेट में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट tn आएगा, यहाँ ब्रैकेट में 3 टर्म के अलावा प्लस डॉट 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 tn बाई kn आएगा। तो प्यारे बच्चों जब n स्लैब का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस जनरल फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से c का डेरिवेशन कंप्लीट होता है। Now next heading is capacitance of a parallel plate capacitor
with several thin dielectric slabs in series between the plates with no air gap। बच्चों इस बार एयर गैप जीरो है। एयर गैप जीरो, देखो बच्चों ऊपर जो डेरिवेशन करे हो सेवरल थिन स्लैब के लिए ये डेरिवेशन करे हो, और ये था x1 प्लस x2। ये था टोटल विड्थ ऑफ एयर गैप। गॉट इट बच्चों? अगर एयर गैप को क्वेश्चन में जीरो किया गया है तो पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन ये तो बचा रहेगा, तो सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी देखो, एयर गैप जीरो होने पर ये जो टोटल थिकनेस होगा बच्चों वो डी के बराबर हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू इतनी बचेगी। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, एयर गैप ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, एयर गैप ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, एंड दीज आर थ्री स्लैब्स। जब एन स्लैब्स होंगी तो एन स्लैब दिखा लेना, बैटरी से चार्ज किया हूँ तो प्लस क्यू माइनस क्यू दिखा दिया हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, लिखा जाएगा डी इक्वल्स T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट, लिख सकता हूँ। तो जब एयर गैप जीरो होगा बच्चों तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सी का ये फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूले को लर्न कर लो, डेरिवेशन सीख लो। Redistribution of charge over two large parallel conducting plates। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको फार्मूला सिखा रहा हूँ, डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा। देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हो क्या रहा है। बच्चों ये है कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग प्लेट, वर्टिकल। ये थिकनेस दिख रहा है, एरिया साइड से दिखेगा, इधर से देखोगे तो एरिया दिखेगा। ये वेरी स्मॉल थिकनेस। आइडेंटिकल मेटल प्लेट ये भी है, लार्ज मेटल प्लेट, थिकनेस वेरी स्मॉल, सेपरेशन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेपरेशन का मीनिंग ये हुआ कि अगर इसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर होगा तो 100 टाइम्स से ग्रेटर होना चाहिए। 10,000 सेंटीमीटर से, सॉरी 10,000 नहीं 10,100, 10,100 का मतलब कितना हुआ 1,000। इट शुड बी मोर देन 1,000 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1,000 सेंटीमीटर, तो इसको बोला जाएगा इनफाइनाइट सेपरेशन। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, अगर इस प्लेट को टोटल चार्ज Q1 दिया, किसी भी सोर्स से मैंने इसको चार्ज दिया, इधर बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन, इस प्लेट को टोटल चार्ज दिया Q2, इनफाइनाइट सेपरेशन होने की वजह से कहते हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, कोई भी इंटरेक्शन फोर्स जीरो माना जाएगा। जब इस पे कोई फोर्स नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी से और सिमेट्री की वजह से ये टोटल चार्ज 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बच्चों कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़े हो कि चार्ज अंदर नहीं रुकता, चार्ज आउटर सरफेस पे चला आता है। ये राइट साइड लार्ज सरफेस Q1/2, लेफ्ट साइड लार्ज सरफेस Q1/2, और सिमेट्री है शेप में, तो ये 50-50 दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानो, इसके थिकनेस पे जो चार्ज साइड में आएगा उसको इग्नोर कर दो, मान लो कि सभी चार्जेस केवल लार्ज सरफेस पे दिखेंगे। ड्यू टू सेम रीजन ये भी 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q2/2 ऑन लेफ्ट साइड, Q2/2 ऑन राइट साइड।
लेकिन बच्चों अगर मैं इन दोनों को करीब लाना शुरू करूं, इन दोनों मेटल प्लेट को करीब लाया जाए तो इनके बीच में इंटरैक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा। इंटरैक्शन फोर्स की वजह से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब ये रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके इनका मैग्नीट्यूड डिराइव होगा। तो बच्चों क्या सिचुएशन आएगी वो दिखा रहा हूँ। मैंने माना कि इनके बीच का जो गैप है नेग्लिजिबल है, मिलीमीटर के ऑर्डर का है। दे आर ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। बच्चों टच नहीं कराया हूँ, केवल करीब लाया हूँ। तो चार्ज कंजर्व होगा, इसका टोटल चार्ज अभी भी Q1 होगा, इसका टोटल चार्ज अभी भी Q2 होगा, लेकिन इन चारों सरफेस पे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बच्चों वॉल्यूम 2 में डेरिवेशन दूंगा। यहाँ पे गॉसियन क्यूबॉइड बनाते हैं और गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है और इन दोनों पे इक्वल आता है, और डिराइव करने पर फॉर्मूला आता है Q1 + Q2/2 ऑन लेफ्ट सरफेस, आई मीन फर्स्ट, Q1 + Q2/2 on rightmost surface, and on second surface comes out Q1 - Q2/2. On third surface comes out minus of Q1 - Q2/2। प्यारे बच्चों ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि गैप को D लिखा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट सीट मानी जाएगी और ये नेग्लिजिबल गैप माना जाएगा। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे इमर्ज होगा, इज इट। अब इसमें क्या होगा कि इसकी वजह से अगर यहाँ पे +1 यूनिट चार्ज प्लेस कर दूँ और इसको पॉजिटिव चार्ज माना गया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लेफ्ट साइड होगा। सेम टू सेम चार्ज ये भी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो कहते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों की वजह से कतई नहीं होगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड नलिफाई हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर इस +1 पे इस पॉजिटिव लेयर का राइटवर्ड फोर्स, इस नेगेटिव लेयर का राइटवर्ड फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इन्हीं दोनों चार्जेस का होगा। गॉट इट, इन्हीं दोनों चार्जेस का होगा। बच्चों फार्मूला आप पहले सीखे हुए हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 होगा और सिग्मा की वैल्यू इसकी वजह से होगी। देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मान लो कि ये मैग्नीट्यूड है, इसको प्लेट एरिया से डिवाइड कर दोगे तो सिग्मा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों ये चार्ज का जो फार्मूला है इसको लर्न कर लो, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, डेरिवेशन में बाद में सिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखा रहा हूँ तुमको, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा σ/ε0, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q1 - Q2/2 डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। और बच्चों आपको सिखा चुका हूँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड E/D फार्मूले से गवर्न होता है। जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड E/D आएगा। आमीन ई की ये वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, लिख दो और D से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर मैं D को पलट के नीचे लाऊं तब σ0t/d को C लिख सकता हूँ, आमीन इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस। अब σ0a/d, तो बच्चों V का एक फार्मूला और डेवलप होगा, Q1 - Q2/2C, इज इट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए। बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए। बोर्ड में तो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बोर्ड सिलेबस में नहीं है,
मैक्सवेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके रीडों में मिलेंगे, तो मैं उसका आपको आइडिया दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रिकल इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। ये लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, वेरी लार्ज, उसके सामने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, ये वेरी स्मॉल है। ये कोई स्मॉल स्फीयर हो सकता है, उसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया हो तो आउटर सरफेस पे दिख रहा होगा। ये वेरी स्मॉल स्फीयर है। वेरी स्मॉल का मतलब इसका रेडियस एज कम्पेयर टू डी नेग्लिजिबल होगा। और ये लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। बच्चों लार्ज लिखने का मतलब ये हुआ कि इसका जो हाइट और विड्थ होगा वो डी के कंपेरिजन में वेरी लार्ज होगा। डी के कंपेरिजन में वेरी लार्ज होने का मतलब ये हुआ बच्चों, उसको आप 100 गुना से ज़्यादा मान लो। डी की तुलना में 100 गुना से ज़्यादा इसका डायमेंशन होगा, इसको लार्ज कंडक्टिंग प्लेट कहोगे। तो अब मेरी बात समझो, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ला के रख दो, स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर, उसको चार्ज प्लस को तुमने दे रखी है। तो मैं आपको इंडक्शन के बारे में कुछ बताया, चार्ज इंड्यूस होता है। इस प्लस की वजह से इस मेटल प्लेट पर यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, टॉप टू बॉटम टोटल चार्ज मिला के माइनस क्यू होगा। अच्छा ये प्लेट न्यूट्रल थी मान लो, इस पे नेट चार्ज 0 था, तो बच्चों जब यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस होगा तो उसका काउंटर पार्ट प्लस क्यू यहाँ पे एपियर होगा, प्लस क्यू एपियर होगा। गॉट इट। बच्चों कहते हैं कि जो माइनस क्यू है वो एयर की वजह से इस प्लस क्यू से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। आई मीन इस पे डायरेक्ट इसका इंटरैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लस क्यू से बाउंड हो जाएगा, बंध जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों मेटल के प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो दिख रही हैं ये लाइन इसमें कंटिन्यूस नहीं हो पाएंगी, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज अपेयर हुआ था उस पे इन दोनों की वजह से कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू कर जाता है तो फिर ये चार्ज फ्री चार्ज की तरह बिहेव करता है। ऐसा बिहेव करता है जैसे इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हो, और मेटल की प्लेट शील्ड की तरह काम करती है। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से इस चार्ज को शील्डिंग मिलता है। शील्डिंग का मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो जब ये प्लस क्यू अपने आप को फ्रीली महसूस करता है विदाउट इंटरेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी से ये पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये टॉप टू बॉटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाउएवर ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये जो सेंटर वाले चार्ज है वो इसके बहुत करीब होंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन लार्ज होगा, तो सेंटर में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे अधिक होगी, और किनारों की तरफ बढ़ोगे तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी। तो सिग्मा की वैल्यू सेंटर पे हाईएस्ट होगा, और जैसे जैसे सेंटर से अवे जाते हो सिग्मा की वैल्यू घटती जाएगी। लेकिन बच्चों ये जो प्लस क्यू यहाँ पे आता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको ग्राउंडिंग कर दूं जैसे किया हूँ, तो कहते हैं कि ये जो प्लस क्यू यहाँ पे क्रिएट हुआ था वो उस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए वो ग्राउंड को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ग्राउंड को ट्रांसफ़र हो जाता है। ग्राउंड का पोटेंशियल आर्बिट्रेली 0 माना गया है, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या हो जाता है 0। ये जो मैं प्लस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ बहुत देर से, जब इस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता इस तरह के चार्जेस नलिफाई हो जाते हैं, वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जब ग्राउंडिंग करे रहोगे तो प्लस को ग्राउंड को ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज 0 बचेगा, यहाँ कोई चार्ज बचेगा नहीं। लेकिन ये चार्ज स्ट्रेस में रहेगा क्योंकि इस पे इस प्लस क्यू का अट्रैक्शन होगा।
और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं, देखो मेटल के प्लेट पे थ्योरी पढ़े हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं 90 डिग्री बनाती हैं। यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ 90 90 90 90। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहाँ 90 बनाएंगी और इस सरफेस से 90 डिग्री पे इमर्ज होंगी, तो ऑब्वियसली लाइंस को कर्विलीनियर होना पड़ेगा। अच्छा, जितनी लाइन यहाँ से निकलेंगी सारी की सारी यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। थ्योरी पढ़ाया हूँ कि नंबर ऑफ इमर्जिंग लाइंस एंड नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग लाइंस, देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन मॉड क्यू। जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जितनी लाइन यहाँ से निकलेगी सारी की सारी जाके यहाँ पे टर्मिनेट होगी और कहीं नहीं जाएगी। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। तो मैक्सवेल ने क्या इमेजिन किया, किस तरह का एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिरर इमेज बनाया जाए, मिरर इमेज हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया जाए, शोन बाय डॉटेड लाइंस, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है आप समझ सकते हो कि इस प्लस क्यू पर इस माइनस क्यू का डायरेक्ट अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो मैक्सवेल ने इमेजिन किया कि हाइपोथेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट कर दिया जाए बैक साइड में और एक हाइपोथेटिकल माइनस को यहाँ पे इमेजिन करा जाए, तो ऐसा लगता है जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूअस दिखाते हुए मगर डॉटेड बनाते हुए अगर कंप्लीट किया जाए और यहाँ एक इमेजनरी माइनस क्यू रख दिया जाए, माइनस क्यू यहाँ पे इमेजनरी रख दिया जाए और मान लिया जाए कि ये प्लेट यहाँ से गायब है, ये प्लेट विथ इट्स चार्ज यहाँ से गायब है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिट्टो ऐसे का ऐसे क्रिएट हो सकता है। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की हाइपोथेसिस ली जा सकती है। तो अगर एक माइनस क्यू सचमुच का रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सचमुच का क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इसकी वजह से क्रिएट होगा और अगर ये नहीं है तो इस ग्राउंडेड नेगेटिव प्लेट की वजह से क्रिएट होगा। मतलब जो काम ये नेगेटिव प्लेट ग्राउंडेड कर रही है वही काम ये माइनस क्यू पॉइंट चार्ज कर रहा है। आई मीन इसको, इस नेगेटिव ग्राउंडेड प्लेट को इस माइनस क्यू से रिप्लेस करा जा सकता है और सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराया जा सकता है। अगर ये हाइपोथेसिस मान ली जाए, वैलिड मान ली जाए, तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वजह से निकालने के लिए हम लोग इसकी वजह से फोर्स निकालें, इस पूरी प्लेट को अपसेंट मान लें और मान लें कि इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो माइनस क्यू की वजह से होगा। और इस इमेजनरी माइनस क्यू को मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिकल इमेज बोला। कहा गया कि माइनस क्यू इज इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ प्लस क्यू और इस कनेक्टिंग प्लेट को प्लेन मिरर माना गया। ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करती है और जितने डिस्टेंस पे ये प्लस क्यू रखा है उतनी डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिकल इमेज यहाँ पे क्रिएट होता है, सेम डिस्टेंस डी पर। और इस पे अट्रैक्शन फोर्स इस माइनस क्यू का उतना ही आएगा जितना कि इस माइनस क्यू का आएगा। बच्चों, कूलॉम्स लॉ लगा के इस प्लस क्यू पे राइटवर्ड लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कूलॉम्स लॉ लगा के माइनस क्यू की वजह से निकाला जा सकता है। इज इट? और यही है इलेक्ट्रिकल इमेज। ये रियल का नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। मैक्सवेल ने इसको क्रिएट करवाया है और ये समझाने की कोशिश करी है कि ये वही काम करता है जो ये नेगेटिव चार्ज की ग्राउंडेड प्लेट करती है। तो नेगेटिव चार्ज की ग्राउंडेड प्लेट को माइनस क्यू से रिप्लेस किया जा सकता है टू क्रिएट दिस सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर अट्रैक्शन फोर्स कूलॉम्स लॉ लगा के निकाल लो। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल बॉल एंड मेटल प्लेट 1/4πε0। Q1 Q2 को क्यू स्क्वायर लिखो, आर स्क्वायर की जगह पे 2D का स्क्वायर लिख डालो और 2D का स्क्वायर इज 4D स्क्वायर।
अब बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बिटवीन बॉल एंड प्लेट, इसका डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा। जब बॉल और प्लेट के बीच में कैपेसिटी डिराइव करते हैं तो फार्मूला आता है 4πε0 ए को कहा गया रेडियस ऑफ द बॉल। जो छोटी सी बॉल है उसका रेडियस स्मॉल है, एजम्पशन है ए इज मच लेस देन डी, इज इट। इसका भी डेरिवेशन आपको बाद में मिलेगा। बाद में किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूला दिख गया तो आप टिक मार्क कर सको, इसलिए बता रहा हूँ। तो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाने के लिए मेरे पास अभी बहुत कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मैं अगले एपिसोड में आपको पढ़ाऊँगा कि किरचॉफ्स लॉज फॉर कैपेसिटिव सर्किट्स इन स्टेडी स्टेट। तो ये जितने सर्किटल क्वेश्चन होंगे कैपेसिटिव नेटवर्क के, उसको सॉल्व करने में मैं किरचॉफ्स लॉज यूज करूँगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसी तरह से किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसको एक्सप्लेन करूँगा, इसका डेरिवेशन भी दूंगा और इसका एप्लीकेशन में बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर एपिसोड को बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर, मोटिवेटेड रख के सीरियसली वॉच किया करो, समझने की कोशिश किया करो। इसमें से बहुत सारी चीज़ें बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए दोनों ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सीख भी जाओगी। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन